नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इसके पहले पढ़े थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में अध्ययन किए थे। इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल की क्या विचारधारा थी, कौन से लोग थे, उनका क्या अपना विचार सिद्धांत था। इसमें नरम दल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जो उनके सक्रिय नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। वो नरम दल के विचारधारा के अनुयायी थे, सिद्धांत का पालन करते थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत जो दूसरी विचारधारा थी गरम दल का क्या अपना विचार था, क्या सिद्धांत था, कौन से इसके सक्रिय सदस्य थे और उन्होंने राष्ट्रीय जन जागरण में क्या अपना योगदान दिया। आइए चर्चा करते हैं गरम दल। इस गरम दल को अन्य नाम से भी जानते हैं। गरम दल, उग्रपंथी दल या वामपंथी दल। आमतौर पर नरम दल और गरम दल की चर्चा होती है, लेकिन इसका अन्य नाम भी हमको जानना अनिवार्य है। जैसे नरम दल का नाम था उदारवादी दल या उदारवादी विचारधारा के लोग, उसी प्रकार गरम दल को हम उग्रवादी पंथी विचारधारा के लोग कह सकते हैं, वामपंथी विचारधारा के लोग कह सकते हैं। गरम दल, आइए चर्चा करते गरम दल का मतलब क्या है। जिस प्रकार नरम दल का जो विचार था ठीक उसका उल्टा, नरम दल के जो विचार थे, सिद्धांत थे, ठीक उसका उल्टा, लेकिन उद्देश्य एक ही था, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, राष्ट्रवाद की भावना। गरम दल के जो नेता थे उनका जो उद्देश्य था राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण था, लेकिन उनका रास्ता अलग था। उनका वो रास्ता था कि वो अपनी बातों को, अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। नियम कानून का कोई दायरा नहीं था, कोई वैधानिक तरीका नहीं था। किसी भी तरीके से अपनी बात को पूरा करवाने वाले, विचार रखने वाले लोगों को गरम दल का नेता कहा गया। इस दल के कुछ प्रमुख नेता की चर्चा करना चाहेंगे, जिनका समय समय पर नाम लिया जाता है। गरम दल के प्रमुख नेता में थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय थे। अगला नाम है बाल गंगाधर तिलक। अगला नाम है बिपिन चंद्र पाल। पुनः सुन ले, गरम दल का जो प्रमुख सक्रिय नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। इनका एक और संक्षिप्त नाम है, उपनाम है लाल बाल पाल। कभी कभी ये प्रश्न बन के आ जाता है कि लाल बाल पाल कौन थे, या इनका पूरा क्या नाम था, या ये किससे संबंधित थे। लाल बाल पाल, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। इनकी एक तिकड़ी थी, एक समूह था जो गरम दल के नेता कहलाते थे। इनका जो मार्ग था, जो इनका रास्ता था, वो मुख्य रूप से हड़ताल का था, बहिष्कार था, सभा था। यानी अपनी बात को पूरा करवाने के लिए सरकार पर हर प्रकार से दबाव डालने के पक्ष में थे। ये मेरी बात पूरी हो किसी प्रकार के। हड़ताल का मतलब है कोई काम ना किया जाए, एकदम लॉकडाउन कर देना, हड़ताल कर देना, काम बंद कर देना। विभिन्न प्रकार से जब काम बंद होगा तो मजबूरी में सरकार तक बात पहुंचेगी, मांग पहुंचेगी और उन पर दबाव पड़ेगा और वो बात पूरी करने के लिए या मांग पूरी करने के लिए बाध्य होंगे। बहिष्कार करना, त्याग कर देना, असहयोग कर देना, किसी काम का बहिष्कार करना कि हम उसके काम को नहीं करेंगे, त्याग देना, और विभिन्न सभाएं करना और विभिन्न प्रकार से सभा करके लोगों को एकत्र करना और ये बताना जन जागरण द्वारा कि ये जो हमारे मार्ग हैं वो देश हित के मार्ग है, हमको हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, चाहे किसी भी कंडीशन में। जब किसी भी कंडीशन में आता है तो गरम दल आ जाता है कि हमको अपनी बात पूरी करवानी है किसी भी प्रकार से, चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे विचारधारा के लोग गरम दल के नेता कहे गए, जिसमें ये प्रमुख 3 नाम हमेशा चर्चा का विषय बना रहा। एक बार और कहना चाहेंगे कि कभी कभी हम देखते हैं कि ये भी नाम आता है कि गरम दल, भारत में गरम दल का पिता, भारत में गरम दल का पिता किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है ये भारत में गरम दल का पिता यानी गरम विचारधारा के पिता के नाम से कौन प्रसिद्ध है, बाल। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक को इस विचारधारा में पिता का दर्जा मिला कि गरम दल में पिता के नाम से कौन विख्यात है, या गरम दल विचारधारा में गरम दल के पिता किसको संबोधन किया जाता है, बाल को, अर्थात बाल गंगाधर तिलक को। इस प्रकार हम देखते हैं
कि विभिन्न प्रकार से ये दल भारत में अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए हड़ताल के माध्यम से, बहिष्कार के माध्यम से, सभा के माध्यम से एक प्रयास करता है। जन जागरण किया जाता है और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया जाता है। हर प्रकार से दबाव डाला जाता है। नरम दल के थे तो वो कायदे कानून से बात कर रहे थे, लेकिन उद्देश्य वही था, अपने बातों को पूरा करवाने के लिए, राष्ट्र हित में अपनी बातों को पूरा मनवाने के लिए वो प्रयास किए। ये बात अलग है कि उनकी बातें अंग्रेज नहीं माने या उनके बात पर ध्यान नहीं दिए, लेकिन ये दूसरे विचारधारा के लोग आए, गरम दल के लोग आए। जब शुरू में धीरे धीरे नरम दल का जो प्रभाव अधिक था, लेकिन धीरे धीरे जब मांग होने लगी सरकार से, अंग्रेजी साम्राज्य से, तो धीरे धीरे अंग्रेज साम्राज्य इन नरम दल के लोगों को अवॉइड करने लगी एवं उन पर ध्यान नहीं दी। तो वो कांग्रेस में एक अन्य जो विचारधारा चल रही थी, गरम दल, उसका उद्भव हुआ, उसका विकास हुआ तेजी से कि अब हमको इन मार्ग से, नरम दल से कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए हमको गरम दल यानी गरम तरीके से विपरीत नरम के विपरीत मार्ग से हमको अपनी बातों को पूरा करना होगा। तब कांग्रेस में गरम दल का उदय हुआ और ये नेता सामने आए अपनी बातों को, मांगों को लेकर के। अब समय समय पर विभिन्न पत्रिका द्वारा विभिन्न जन जागरण किया गया और लोगों को ये बताया गया कि राष्ट्र हित में वो समाज के साथ आए, क्योंकि समाज के मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय लोग, जो अधिकतर लोग कम शिक्षित थे, कम जागरूक थे, तो उन तक अपनी बात को पहुंचाना था। तो पहुंचाने का क्या माध्यम हो सकता था? उस समय कोई रेडियो, कुछ ऐसा संचार का साधन था नहीं। तो उस समय विभिन्न प्रकार के जो पत्र पत्रिकाएं होते थे वो राष्ट्रवाद के हित में होते थे और अपने संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता था और लोगों के अंदर से राष्ट्रवाद को विकसित करने, पोषित करने, प्रोत्साहन करने का काम किया जाता था कि वो राष्ट्रवाद के फलस्वरूप अपने देश प्रेम को जागृत रखते हुए समाज में अपना योगदान देने के लिए इन संगठन से जुड़े, अपने अधिकार को जाने एवं ये जाने जो अंग्रेज हैं ये विदेशी हैं, ये बाहर से हैं जो हमारे देश पर अधिकार के लिए कब्जा कर लिए हैं। जैसे आपका घर है, आपके घर में यदि कोई आ जाए, कब्जा कर ले और अपने अधिकार से आप पर दबाव डाले या पर शोषण करे, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा कि हमारा घर है, हमारा कुछ चल ही नहीं रहा है, हमारा शोषण हो रहा है। तो इस प्रकार से जब हमारे देश पर विदेशी आ गए और शोषण करने लगे और बहुत सी आपस में कुछ ऐसी कमियां थी, एकता का भाव था, राजनीतिक कूटनीतिक का भाव था, कूटनीतिक आपस में दुश्मनी थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने का भाव था, जिस कारण मुट्ठी भर जो विदेश से अंग्रेज आए वो हमारे देश में व्यापार करने आए, लेकिन राजनीतिक संस्था बन करके राज करने लगे। वो एक अलग परिचर्चा का विषय है, ऐसा कुछ टॉपिक होगा तो आगे चर्चा किया जाएगा। इस प्रकार एक पत्रिका थी पंजाब केसरी। पंजाब केसरी कभी कभी आता, पंजाब केसरी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो उनके संपादक लाला लाजपत राय थे। पंजाब केसरी इनको उपनाम से जाना जाता था, पत्रिका नहीं, पंजाब केसरी उपनाम जाना जाता था। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है, इनका उप क्या नाम है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय का नाम आता है। पत्रिका ये है। पत्रिका के बारे में चर्चा करते। केसरी एक पत्रिका है, एक है द मराठा। ये राष्ट्रीय जन जागरण के समय उस समय निकाली गई ऐसी पत्रिका थी जो लोगों में राष्ट्रवाद उदय करने के लिए, देश प्रेम बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया। लोगों को जन जागरण करने में इस पत्रिका का विशेष योगदान रहा। पहला केसरी जो मराठी भाषा में छपी। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बन के आ जाता है केसरी पत्रिका के संपादक कौन थे? बाल यानी बाल गंगाधर तिलक। केसरी पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। किस भाषा में निकाली गई पत्रिका? मराठी भाषा में। द मराठा किस भाषा में थी? अंग्रेजी भाषा में थी। इसके भी संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है कि केसरी किस भाषा में पत्र पत्रिका जो छपी है किस भाषा में थी? तो मराठी भाषा में। इसके संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। द केसरी किस भाषा की पत्र पत्रिका है? तो अंग्रेजी भाषा की है। अंग्रेजी भाषा में इसका संपादन हुआ है, प्रकाशन हुआ। इसके संपादक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न माध्यम से जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे वो चाहे समाज सुधार के
समाज सुधारक रहे हों या हमारे क्रांतिकारी रहे हों, नरम दल हो या गरम दल हो, सबका एक ही उद्देश्य था कि जन जागरण द्वारा लोगों को जागरूक करना। समाज में ऐसे लोग जो सोए हैं, अपने अधिकार को ना जानते हुए, अपने अधिकारों से वंचित रहते हुए, अपने जो भी स्वाधिकार के प्रति एकदम अनजागरूक है, जागरूक नहीं है, तो उनको जगाना, अपने अधिकारों के प्रति उनको जगा के ये सचेत करना कि राष्ट्रवाद में की धारा में आए और अपना योगदान दे, जिससे देश हित में उनका योगदान हो। क्योंकि भारत में जो आजादी का एक दौर था, एक आजादी का आंदोलन था, वो एक लोगों का नहीं था, ये एक पूरा टीम वर्क था, ये पूरे देश का टीम वर्क था, जिसमें समाज के सभी वर्गों का योगदान अति आवश्यक था। क्योंकि एक दो समूह व्यक्ति, सैकड़ों हजार से आजादी नहीं मिलने वाली थी। जब भारत के लगभग सभी लोग, हर स्त्री पुरुष बच्चे, सभी स्तर के लोग जब एक साथ होंगे, जुट होंगे, तब हमको आजादी मिलेगी और वही आगे विभिन्न आंदोलन में हमको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद एक नारा उस समय दिया गया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेके रहूंगा। ये परीक्षा उपयोगी नारा भी आता रहता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा। ये किसने दिया? ये नारा देने वाले कौन महान भाव थे? आप सब जानते होंगे, इसलिए इसके बारे में बताना। अब आगे चर्चा करते हैं कि आज हम लोगों ने क्या सीखा। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हम लोगों ने अध्ययन किया। ये जाना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। कहाँ हुई? बम्बई में हुई। किसने किया? A.O. ह्यूम ने किया। उसका उद्देश्य था, अपने स्वार्थ के लिए किया था कि भारतीय मांगों को, समस्याओं को इन संस्था द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से अंग्रेजों तक पहुंचना। और बुद्धिजीवी वर्ग जो थे, जो देश हित में काम किए, अपनी मांगों को रखे, देश हित में विभिन्न बातों को रखे। ये बात अलग था कि कांग्रेस में दो विचारधारा का उदय हुआ, नरम दल और गरम दल। प्रारंभ में नरम दल का प्रभाव था, और जिसमें प्रसिद्ध जो हमारे सक्रिय नेता रहे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल गोखले आदि, जो अपनी बातों को संवैधानिक तरीके से पूरा करने में विश्वास रखते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनकी बातों को नहीं माना। तो एक दूसरे विचारधारा का उदय हुआ, जिसका नाम था गरम दल। जिसके गरम दल की चर्चा आज हम लोग किए हैं। गरम दल के जो सक्रिय नेता थे, पुनः सुन लीजिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। इनका जो मार्ग था, अपनी बातों को पूरा करवाने के लिए किसी भी मार्ग को ये अपनाने में विश्वास रखते थे। और विभिन्न पत्रिका जो निकाली गई, केसरी निकाली गई, द मराठा निकाला गया, जो बाल गंगाधर तिलक ने निकाला। और लाल बाल पाल के नाम से कौन जाने चाहते हैं? तो यही तीन नाम का विस्तृत रूप, संक्षिप्त रूप है। लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल बिपिन चंद्र पाल। इस प्रकार हम देखते हैं वायोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है। तो हम पहले बता चुके हैं इसके पहले क्लास में कि दादा भाई नौरोजी को भारत का वायोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। और कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व या सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। भारत में जो इंटरनेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, वो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई। कभी कभी प्रश्न बन करके आ जाता है या जानकारी चाहिए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर हुई, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय जो बम्बई में था, उन स्थानों पर एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इस प्रकार हम लोगों ने आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। और अगले क्लास में हम वांग भंग अर्थात बंगाल विभाजन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार।